हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। आज हम बात करने वाले हैं कंटेस्टेड डिवोर्स के प्रोसीजर के बारे में और कोर्ट के सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में अंडर कंटेस्टेड डिवोर्स। बहुत बार ऐसा होता है जिसमें स्पाउसेस कुछ की इश्यूज को लेकर के एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं और मैरिज म्यूचुअल कंसेंट पे टर्मिनेट नहीं हो पाती है। तो ऐसे में डिवोर्स मैटर को कंटेस्ट करना पड़ सकता है। की इश्यूज जैसे कि चाइल्ड कस्टडी, चाइल्ड सपोर्ट, एसेट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमनी एक्सेप्ट। तो चलिए जान लेते हैं इस कंटेस्टेड डिवोर्स के बारे में। माय नेम इज प्रशांत गुप्ता एंड वेलकम टू माय चैनल द इंडियन लीगल। सबसे पहले गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड यू कैन फाइल डिवोर्स पिटीशन ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 year ऑफ मैरिज। इट मीन्स आपकी शादी को जब 1 साल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही आप इस डिवोर्स पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। कंटेस्टेड डिवोर्स में हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी केस को फाइल कर सकता है और जो केस को फाइल करेगा उसको पिटिशनर बोला जाता है और जो केस को रेस्पॉन्ड करेगा उसको रेस्पॉन्डेंट या अपोजिट पार्टी बोला जा सकता है। देखिए, कंटेस्टेड डिवोर्स की प्रोसीडिंग बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होती है क्योंकि कंटेस्टेड डिवोर्स की प्रोसीजर के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और अगर किसी भी पार्टी ने, पिटिशनर हो या रेस्पॉन्डेंट, किसी ने भी अगर इन बिटवीन कोई भी मिसलिनियस एप्लीकेशन मूव किया तो प्रोसेस और भी इंक्रीज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, बेटर ऑप्शन तो यही होगा कि पहले आप अपनी इश्यूज को अपने लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करिए और एक सेटलमेंट पे आइए। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो वेल एंड गुड। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के ऊपर भी मैंने एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया हुआ है। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, जिसमें कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे आप अपना टाइम और पैसा दोनों को सेव करते हुए एक कंक्लूसिव डिसीजन पे पहुंच सकते हैं और मैरिज को टर्मिनेट कर सकते हैं बिना किसी ज्यादा हैसल के। इसके बाद भी अगर आप म्यूचुअल कंसेंट पे नहीं आ पा रहे हैं और डिवोर्स ही एक सोल्यूशन रह जाता है तो फिर ऐसे केसेस में आपको कंटेस्टेड डिवोर्स की प्रोसीडिंग फॉलो करनी पड़ सकती है। कोई भी डिवोर्स पिटीशन फैमिली कोर्ट में फाइल किया जा सकता है एज पर द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। तो चलिए जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ कंटेस्टेड डिवोर्स। कंटेस्टेड डिवोर्स को फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको ग्राउंड डिसाइड करना होगा। आपके इश्यूज के अकॉर्डिंग, जो भी आप अपने स्पाउस से इश्यूज फेस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ग्राउंड ऑफ डिवोर्स डिसाइड होता है। कुछ ग्राउंड्स तो बड़े ही कॉमनली देखे जाते हैं, फॉर एग्जांपल एडल्ट्री, क्रुएल्टी, डेजर्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं डिवोर्स पिटीशन को फाइल करने के लिए। अब ग्राउंड ऑफ डिवोर्स क्या होता है और कुछ कॉमनली यूज ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कौन कौन से होते हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। ग्राउंड ऑफ डिवोर्स डिसाइड करने के बाद में आपका सेकंड स्टेप होता है पिटीशन ड्राफ्टिंग का। पिटीशन को अच्छी तरीके से ड्राफ्ट करने के लिए और मैटर को आगे भी प्रोसीड करने के लिए, रन करने के लिए ये रिकमेंडेड होगा कि आप किसी अच्छे एडवोकेट को हायर करिए जिनको फैमिली लॉ की अच्छी नॉलेज हो। पिटीशन को आप एक तरह का एप्लीकेशन समझ लीजिए जिसके अंदर आपका पूरा केस डिस्क्राइब होता है और बहुत सारे उसके अंदर वैलिड पॉइंट्स होते हैं, वो सारे पॉइंट जो जस्टिफाई कर सके आपके ग्राउंड ऑफ डिवोर्स को, जो भी आपने लिया हुआ है केस को फाइल करने के लिए। पिटीशन ड्राफ्टिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो फाइलिंग का होता है। फ्रेंड्स, आप कोर्ट में पिटीशन को फाइल कर सकते हैं एज पर द ज्यूरिसडिक्शन। अब केस को फाइल करने के लिए कुछ ज्यूरिसडिक्शन होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि प्लेस ऑफ मैरिज, जहां पे आप लोगों की शादी हुई है, या तो फिर प्लेस वेयर बोथ द पार्टीज लास्टली रिसाइडेड टुगेदर, जहां पे आप लोग लास्टली रिसाइड कर चुके हो। इसके बाद प्लेस वेयर रेस्पोंडेंट इज रिसाइडिंग, अपोजिट पार्टी जहां पे भी रिसाइड कर रही हो। और अगर इनकेस वाइफ इस कंटेस्टेड डिवोर्स को फाइल कर रही है तो प्लेस वेयर वाइफ इज रिसाइडिंग एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द पिटीशन। और जब डिवोर्स पिटीशन फाइल हो जाता है उसके बाद जो फर्स्ट डेट मिलती है वो होती है इश्यूएंस ऑफ समन के लिए या एडमिशन हियरिंग के लिए। और यहाँ पे जिस भी पार्टी ने कोर्ट में केस को फाइल किया है उसको पिटिशनर बोला जाता है, चाहे वो हस्बैंड हो या तो वाइफ हो। और ये जो फर्स्ट डेट मिलती है उस डेट पे पिटिशनर को अपने एडवोकेट के साथ अपीयर होना पड़ता है। और जिस भी ग्राउंड पे पिटिशनर ने कोर्ट में केस को फाइल किया है उस पे कोर्ट को कन्विंस करना होता है। कोर्ट डिवोर्स पिटिशन को स्क्रूटिनाइज करती है और अगर मैटर एडमिट होता है तो अपोजिट पार्टी को यानी कि रेस्पोंडेंट को समन सेंड कर दिया जाता है। इनके अगेंस्ट में पिटिशनर ने डिवोर्स पिटिशन को फाइल किया होता है ताकि कोर्ट की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जा सके। कोर्ट इश्यू ऑफ समन का ऑर्डर करती है नेक्स्ट डेट के साथ में अपोजिट पार्टी को इन्फॉर्म करने के लिए, ताकि वो भी कमिंग डेट पे अपीयर हो सके इस डिवोर्स की प्रोसीडिंग में। और अगर अपोजिट पार्टी या रेस्पोंडेंट समन सर्विस होने के बाद भी कोर्ट में अपीयर नहीं होता है और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है इस बात से कि अपोजिट पार्टी को समन इशू हो चुका है और उसके बावजूद भी अपोजिट पार्टी कोर्ट में एब्सेंट है, तो ऐसे में कोर्ट अपोजिट पार्टी के एब्सेंस में भी मैटर को प्रोसीड कर सकती है, जिसको एक्स पार्टी प्रोसीडिंग बोलते हैं। और अगर अपोजिट पार्टी कमिंग डेट पे कोर्ट में अपीयर होते हैं और अपोजिट पार्टी अपनी प्रेजेंस को मार्क कर देते हैं तो कोर्ट चाहती है एक बार दोनों पार्टीज को एक चांस मिलना चाहिए रिकंसिलिएशन के लिए।
या अपने डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। इसलिए कोर्ट दोनों पार्टीज को मीडिएशन या काउंसलिंग के लिए सेंड करती है। ये कोर्ट का एक एफर्ट होता है, एक फर्स्ट एफर्ट होता है टुवर्ड्स बोथ दी पार्टी। हो सकता है ये मीडिएशन या काउंसलिंग 2 से 3 डेट तक चले, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि दोनों पार्टीज को, पिटिशनर को भी, रेस्पोंडेंट को भी, ये मीडिएशन या काउंसलिंग अटेंड करना ही चाहिए। और अगर रिकंसिलिएशन प्रोसीडिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो मैटर सेटल हो जाता है, और अगर रिकंसिलिएशन इन एनी केस फेल हो जाता है, इन दैट केस फैमिली कोर्ट प्रोसीड्स विद द मैटर। और इसके साथ ही जब रेस्पोंडेंट या अपोजिट पार्टी फर्स्ट डेट पे अपीयर होते हैं तो उनको अपना WS यानी कि रिटन स्टेटमेंट फाइल करना होता है। और अगर वो प्रेजेंट हो रहे हैं अपने किसी एडवोकेट के साथ में, तो एडवोकेट भी अपना वकालतनामा रिटन स्टेटमेंट के साथ में फाइल कर सकते हैं। रिटन स्टेटमेंट फ्रेंड्स एक तरह का रिप्लाई होता है अपोजिट पार्टी की तरफ से। जो भी पिटिशनर ने पिटिशन को फाइल किया है उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो रेस्पोंडेंट डिनाई कर सकते हैं, रेस्पोंडेंट एडमिट भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अपनी भी उसके अंदर स्टोरी डाल सकते हैं उस रिप्लाई के अंदर। इसी को रिटन स्टेटमेंट बोला जाता है। और WS को फाइल करने के लिए फ्रेंड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझने वाली बात ये है कि रेस्पोंडेंट को यानी कि अपोजिट पार्टी को WS फाइल करना होता है विद इन 90 डेज फ्रॉम द रिसीविंग ऑफ द सम्मन। जब भी उन्होंने सम्मन को रिसीव किया है अपोजिट पार्टी ने, उस तारीख से लेकर के 90 डेज के अंदर WS को फाइल करना ही होता है। ये जो टाइम लिमिट है 90 डेज का, वो एज पर द प्रोविजन ऑफ CPC दिया गया है। इन द मीनवाइल जैसे ही अपोजिट पार्टी अपने WS को फाइल कर देती है, उसके ऊपर पिटिशनर भी एक रिप्लाई फाइल कर सकता है जिसको हम रिजॉइंडर बोलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कंटेस्टेड डिवोर्स के प्रोसीजर में फ्रेंड्स। रिजॉइंडर में जो भी पिटिशनर को अपोजिट पार्टी के WS यानी रिटन स्टेटमेंट के अगेंस्ट में जो भी पॉइंट्स उसको बोलना रहता है वो रिजॉइंडर में डाला जा सकता है। इसके साथ में ही वो अपने मेन पिटिशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं। जब तक ये कंटेस्टेड डिवोर्स की प्रोसीजर चलती है, इसी प्रोसीजर्स के बीच में बहुत सारे मिसलिनियस एप्लीकेशन भी आ जाते हैं, और ये मिसलिनियस एप्लीकेशन दोनों पार्टीज फाइल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जनरली वाइफ मिसलिनियस एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस फाइल करती है अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें वाइफ ये कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है खुद को मेंटेन करने के लिए, और कोर्ट उसको मेंटेनेंस के पैसे दिलवाए ताकि वो खुद को भी मेंटेन कर सके और ये मैटर को भी प्रोसीड कर सके। हस्बैंड भी मिसलिनियस एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसमें हस्बैंड ये डिमांड कर सकते हैं कि मेंटेनेंस को डिसाइड करने से पहले वाइफ की फाइनेंशियल स्टेटस को चेक कर लिया जाए। इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें हस्बैंड एक प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के एप्लीकेशन को मूव करके वाइफ से सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, उनकी एजुकेशन के कुछ प्रूफ होंगे, उनके बैंक स्टेटमेंट, उनके जॉब का स्टेटस एक्सेट्रा, जिससे कि ये देखा जा सके फ्रेंड्स कि क्या सच में वाइफ अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है, और अगर ऐसा है तो उनको कितने मेंटेनेंस की जरूरत हो सकती है। और जिस भी पार्टी ने मिसलिनियस एप्लीकेशन को फाइल किया है उसके ऊपर दूसरी पार्टी अपना रिप्लाई फाइल करती है। उसके बाद मैटर पे आर्ग्यूमेंट होता है ताकि कोर्ट इस मिसलिनियस एप्लीकेशन को डिसाइड कर सके और उसके ऊपर ऑर्डर पास कर सके। इसके अलावा और भी कुछ मिसलिनियस एप्लीकेशन फाइल हो सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि चाइल्ड कस्टडी, एसेट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। इसके साथ ही कोर्ट दोनों ही पार्टी को एफिडेविट ऑफ एसेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फाइल करने का भी डायरेक्शन दे सकती है, ताकि मेंटेनेंस के इशू को अच्छी तरीके से एनालाइज किया जा सके और उसके ऊपर एक ऑर्डर पास किया जा सके। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप आता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का। यहाँ पे फैमिली कोर्ट इश्यूज फ्रेम करती है। इश्यूज का मतलब वो पॉइंट्स जिसको कोर्ट को एडजुडिकेट करना है, या फिर वो पॉइंट जिसके ऊपर कोर्ट को अपना डिसीजन देना और जिनके ऊपर दोनों ही पार्टीज को अपने रिस्पेक्टिव एविडेंस को फाइल करना है। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप आता है एविडेंस को फाइल करने का। कंटेस्टेड डिवोर्स में जो पिटिशनर होता है उनको अपना एविडेंस पहले फाइल करना होता है, और फिर रेस्पोंडेंट या रेस्पोंडेंट के एडवोकेट उनका और उनके विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स रेस्पोंडेंट को भी अपना एविडेंस फाइल करना होता है, और इसके ऊपर पिटिशनर या उनके एडवोकेट रेस्पोंडेंट और उनके विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन लेंगे। अब ये सब प्रोसीजर्स के बाद मैटर चला जाता है फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए। तब जितनी भी प्रोसीडिंग हुई होती है अब तक, उसके बेसिस पे दोनों पार्टीज को ये चांस मिलता है कि दोनों पार्टीज अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट को सबमिट करें। फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद फ्रेंड्स मैटर को लिस्ट कर दिया जाता है फॉर पासिंग जजमेंट। कोर्ट बहुत ही डिटेल जजमेंट दे सकती है अपने फाइंडिंग के साथ, और अगर केस को सक्सेसफुली प्रूव कर दिया जाता है तो फिर डिग्री ऑफ डिवोर्स ग्रांट हो जाता है। अब गाइस समझने वाली बात यह है कि कंटेस्टेड डिवोर्स के प्रोसीजर को मेरे इतने शॉर्ट में समझाने के बाद भी मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम लग रहा है। तो आप खुद इमेजिन करिए, जब कंटेस्टेड डिवोर्स जैसा मैटर
कोर्ट में फाइल हो जाता है तो कितना टाइम लग सकता है। मेरा ये सजेशन होगा फ्रेंड्स, अगर डिवोर्स ही आपका एक लास्ट ऑप्शन बच जाता है तो आप कोशिश करिए कि आप म्यूचुअल कंसेंट में जाएं, ना कि आप कंटेस्टेड डिवोर्स में जाइए, क्योंकि इसमें टाइम और पैसा दोनों ही बहुत ज्यादा लगता है। अगर ऐसी सर्कमस्टेंसेज आ जाए कि म्यूचुअल कंसेंट वर्कआउट ही नहीं हो रहा है तो फिर आप कंटेस्टेड डिवोर्स में जा सकते हैं। मीडिएशन या काउंसलिंग को आप अच्छे से कंप्लीट करिए, हो सकता है शायद वहां पे ही आपके मैटर का कुछ सोल्यूशन निकल आए। कंटेस्टेड डिवोर्स में गाइज आप ये मान के चलिए कि कम से कम 2 से 5 साल का टाइम लग सकता है, और ये भी डिपेंड करता है कि आपके केस में आपको नेक्स्ट डेट कब मिलती है। नॉर्मली कम से कम 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद, या फिर कोर्ट कितना बिजी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपके केस में नेक्स्ट डेट मिलना। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर इन सारे प्रोसीजर्स के बीच में किसी भी स्टेज पे आप दोनों पार्टीज को ये लगता है कि आप दोनों पार्टीज अब आगे फाइट करना नहीं चाहते हो और एक कोई म्यूचुअल कंसेंट पे आप दोनों पार्टीज अग्रीड हो सकते हो और दोनों पार्टीज अग्रीड हो जाती हो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पे एक एप्लीकेशन फाइल करके कोर्ट को ये बता सकते हैं कि आप दोनों पार्टीज के बीच के सारे डिस्प्यूट सेटल हो चुके हैं और आप दोनों म्यूचुअली अग्रीड हो डिवोर्स के लिए। ऐसे केस में आपका डिवोर्स जल्दी हो सकता है विदाउट एनी हैसल। गाइस, अपने इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताने की कोशिश की है कंटेस्टेड डिवोर्स के बारे में। इसके अलावा भी अगर आपको फैमिली लॉ के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी एक कोशिश है अपने इस चैनल के थ्रू कि मैं लॉ की ज्यादा से ज्यादा बेसिक नॉलेज दे सकूं। डिवोर्स के मामले में जब भी आप कोर्ट जाइए तो पूरी नॉलेज और पूरी जानकारी के साथ जाइए। आई होप मेरा ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।